मध्य प्रदेश के धार जिले का एक छोटा सा गांव गोंडी खेड़ा चारण यह उन गांवों में से एक था जहां की सुबह मंदिरों की घंटियों के साथ शुरू होती थी। यहाँ के लोग सीधे और सरल स्वभाव के थे, जिनका जीवन अपनी मिट्टी, अपने परिवार और अपनी परंपराओं के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन 7 अप्रैल को एक मनहूस रात ने इस गांव की शांति को हमेशा के लिए छीन लिया। एक ऐसी खौफनाक वारदात घटी जिसने न केवल पूरे धार जिले को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी केवल एक हत्या की नहीं है, बल्कि यह कहानी है धोखे, लालच, सोशल मीडिया की अंधी चमक और रिश्तों के कत्ल की। यह कहानी है देवकृष्ण पुरोहित और उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित की, जिसमें प्यार का नाटक था, एक खौफनाक साजिश थी और अंत में एक ऐसा सच था जिस पर किसी को आसानी से विश्वास नहीं हुआ। मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। उसको चोट भी बहुत कितने जन थे? ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। कहानी शुरू होती देवकृष्ण पुरोहित से। देवकृष्ण पुरोहित गोंडी खेड़ा चारण गांव का एक बेहद सीधा साधा, मेहनती और अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाला युवक था। उसका जीवन उसके परिवार, उसकी खेती और उसके काम तक ही सीमित था। वह उन लोगों में से था जो दिखावे की दुनिया से कोसों दूर रहते हैं। उसका मानना था कि जीवन की असली खुशी सादगी और अपनों के साथ में है। देवकृष्ण के परिवार में उसकी माँ, उसकी बहन और उसकी पत्नी प्रियंका थी। देवकृष्ण अपनी पत्नी प्रियंका से बहुत प्यार करता था और उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता था। वह दिन रात मेहनत करता था ताकि उसके परिवार को किसी भी चीज की कमी ना हो। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि इंसान की फितरत को समझना सबसे मुश्किल काम है, देवकृष्ण अपनी ही पत्नी के मन में चल रहे उस काले तूफान को कभी नहीं समझ पाया, जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी को निगलने के लिए तैयार हो रहा था। प्रियंका पुरोहित, जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी, देवकृष्ण से बिल्कुल अलग थी। वह महत्वाकांक्षी थी, लेकिन उसकी यह महत्वाकांक्षा किसी अच्छे करियर या परिवार की तरक्की के लिए नहीं थी। उसकी दुनिया इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की रंगीन स्क्रीन के भीतर बसती थी। प्रियंका को इंस्टाग्राम पर रील बनाने का बहुत शौक था। वह हर दिन नए कपड़े पहनकर, मेकअप करके घंटों तक कैमरे के सामने पोज देती और वीडियो बनाती थी। सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स ने उसके दिमाग पर एक ऐसा नशा चढ़ा दिया था कि उसे अपनी असली जिंदगी नीरस और उबाऊ लगने लगी थी। रील की उस आभासी दुनिया में वह खुद को किसी सुपरस्टार से कम नहीं समझती थी। लेकिन जब वह अपनी असली जिंदगी में लौटती तो उसे अपना घर, अपना गांव और सबसे ज्यादा अपना पति देवकृष्ण एक बोझ लगने लगा था। प्रियंका और देवकृष्ण की शादीशुदा जिंदगी में तनाव बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। प्रियंका हमेशा देवकृष्ण के शक्ल, सूरत और उसके सादे रहन सहन को लेकर उसे ताने मारती रहती थी। वह अक्सर उसे कहती थी कि तुम काले हो, तुम्हें कपड़े पहनने का सलीका नहीं है, तुम आधुनिक नहीं हो। देवकृष्ण इन तानों को सुनकर भी खामोश रह जाता था। वह सोचता था कि शायद वक्त के साथ प्रियंका समझदार हो जाएगी और उनका रिश्ता सुधर जाएगा। वह अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करता कि प्रियंका खुश रहे। उसने प्रियंका को स्मार्टफोन दिला रखा था, उसकी हर जरूरत पूरी करता था। लेकिन प्रियंका की भूख सिर्फ पैसों या सुख सुविधाओं की नहीं थी। वह उस चकाचौंध को पाना चाहती थी जो उसे देवकृष्ण के साथ कभी नहीं मिल सकती थी। उसे लगता था कि वह इस सीधे साधे इंसान के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। इसी असंतोष और दूरियों के बीच प्रियंका की जिंदगी में कमलेश पुरोहित की एंट्री हुई। कमलेश पुरोहित, जिसकी उम्र 32 साल के करीब थी, प्रियंका के ही रिश्तेदारों में से एक था। कमलेश चालाक था और वह बहुत ही अच्छी तरह से जानता था कि किसी के कमजोरियों का फायदा कैसे उठाया जाता है। उसने प्रियंका की सोशल मीडिया की लत और उसके वैवाहिक जीवन के असंतोष को बहुत ही करीब से देखा था। कमलेश ने धीरे धीरे प्रियंका से नजदीकियां बढ़ानी शुरू की। वह उसके रील्स की तारीफ करता और उसे झूठे सपने दिखाता और उसे यह एहसास दिलाता कि वह देवकृष्ण जैसे साधारण इंसान के लायक नहीं है, बल्कि वह किसी बहुत बेहतर जिंदगी की हकदार है। कमलेश की मीठी मीठी बातों ने प्रियंका के दिमाग पर जादू सा कर दिया। प्रियंका को कमलेश में वह सब कुछ दिखने लगा जो वह देवकृष्ण में ढूंढ रही थी।
अब उन दोनों की फोन पर घंटों बातें होने लगी। सोशल मीडिया पर छिप छिप कर चैटिंग शुरू हो गई और फिर यह बातचीत एक अवैध संबंध में बदल गई। प्रियंका पूरी तरह से कमलेश के प्यार में अंधी हो चुकी थी। अब उसे देवकृष्ण का चेहरा देखना भी गवारा नहीं था। कमलेश और प्रियंका अक्सर चोरी छिपे मिलने लगे। उनके बीच यह तय हो चुका था कि वे दोनों एक साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। लेकिन उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा देवकृष्ण था। समाज के डर और कानूनी पचड़ों से बचने के लिए वे तलाक का सीधा रास्ता नहीं चुनना चाहते थे। उन्हें डर था कि अगर वे भाग गए तो समाज में बदनामी होगी और उनके पास कोई मजबूत आर्थिक सहारा भी नहीं रहेगा। और फिर यहीं से शुरू हुई उस खौफनाक साजिश की कहानी जिसने गोंडीखेड़ा चारण गांव की मिट्टी को खून से लाल कर दिया। प्रियंका और कमलेश ने कई दिनों तक छिपकर योजना बनाई कि देवकृष्ण को कैसे रास्ते से हटाया जाए। कमलेश ने सुझाव दिया कि अगर वे देवकृष्ण की हत्या कर दे और उसे एक डकैती का रूप दे दे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इस तरह प्रियंका को देवकृष्ण की संपत्ति भी मिल जाएगी। वह एक बेचारी विधवा बनकर समाज की सहानुभूति भी बटोर लेगी और बाद में वे दोनों आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। प्रियंका जो अपने पति से नफरत करने लगी थी और कमलेश के इश्क में किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, इस शैतानी योजना के लिए तुरंत राजी हो गई। योजना को अंजाम देने के लिए उन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो पेशेवर तरीके से इस काम को कर सके और पुलिस की नजरों में भी ना आए। कमलेश ने इसके लिए सुरेंद्र भाटी नाम के एक बदमाश से संपर्क किया। सुरेंद्र भाटी इलाके का एक जाना माना अपराधी था जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। कमलेश और सुरेंद्र के बीच कई दौर की गुप्त बातचीत हुई और अंत में देवकृष्ण की मौत का सौदा 1 लाख रुपए में तय हुआ। 1 लाख रुपए के बदले सुरेंद्र भाटी को देवकृष्ण को मौत के घाट उतारना था और मौके पर ऐसे सबूत छोड़ने थे जिससे पुलिस को लगे कि यह हत्या किसी लूटपाट के इरादे से आए डकैतों ने की है। एडवांस के तौर पर कुछ रकम सुरेंद्र को दे दी गई और हत्या की तारीख तय कर ली गई। 7 अप्रैल की वह मनहूस रात गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग दिन भर की थकान के बाद अपने घरों में गहरी नींद सो रहे थे। देवकृष्ण के घर में भी रोज की तरह सब कुछ सामान्य लग रहा था। देवकृष्ण खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। उसी कमरे में प्रियंका भी मौजूद थी। घर के दूसरे कमरे में देवकृष्ण की बूढ़ी माँ और उसकी बहन सो रहे थे। देवकृष्ण दिन भर की मेहनत करने के कारण जल्दी ही गहरी नींद में सो गया, लेकिन प्रियंका की आंखों में नींद नहीं थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह बिस्तर पर करवटें बदल रही थी और बार बार अपने फोन की स्क्रीन देख रही थी। रात का अंधेरा जैसे जैसे गहरा रहा था, प्रियंका के मन का कालापन भी बढ़ता जा रहा था। उसे अपने पति के बगल में सोते हुए जरा भी रहम नहीं आ रहा था, बल्कि वह बस इस इंतजार में थी कि कब सुरेंद्र भाटी आए और उसके रास्ते का यह कांटा हमेशा के लिए दूर हो जाए। आधी रात में जब नींद सबसे ज्यादा गहरी होती है, सुरेंद्र भाटी अपने खतरनाक इरादों के साथ देवकृष्ण के घर के पास पहुंचा। योजना के अनुसार प्रियंका ने घर का एक दरवाजा पहले से ही खुला छोड़ दिया था ताकि हत्यारे को अंदर आने में कोई दिक्कत ना हो। दबे पांव सुरेंद्र घर के अंदर दाखिल हुआ। प्रियंका को जैसे ही उसके आने की भनक लगी, उसने चुपके से इशारा कर दिया। सुरेंद्र भाटी के हाथ में एक धारदार हथियार था। वह सीधा देवकृष्ण के पलंग के पास पहुंचा। बिना एक भी पल गवाए सुरेंद्र ने पूरी ताकत से वह धारदार हथियार देवकृष्ण के सिर पर और गर्दन पर मार दिया। पहला ही वार इतना घातक था कि देवकृष्ण को संभलने या शोर मचाने का कोई मौका ही नहीं मिला। खून का फव्वारा फूट पड़ा और बिस्तर लाल हो गया। देवकृष्ण का शरीर कुछ पलों के लिए तड़पा और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। एक पत्नी की आंखों के सामने उसके पति का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, लेकिन प्रियंका के चेहरे पर कोई शिकन या दुख नहीं था। इसके बजाय प्रियंका अब सुरेंद्र भाटी के साथ मिलकर योजना के दूसरे हिस्से को अंजाम देने लगी। एक ऐसी झूठी कहानी गढ़ने का जिस पर पूरी दुनिया यकीन कर ले। सुरेंद्र भाटी ने डकैती का नाटक असली दिखाने के लिए घर के सारे अलमारियों और संदूकों को खोलकर सामान बिखेर दिया। योजना के तहत प्रियंका ने घर में रखे लगभग 3.5 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने और कुछ नकदी सुरेंद्र को नहीं दी, बल्कि उन्हें घर के ही एक गुप्त हिस्से में छिपा दिया ताकि बाद में वह और कमलेश उस पैसे का इस्तेमाल कर सके। इसके बाद सुरेंद्र ने एक मोटी रस्सी निकाली और प्रियंका के हाथ पैर बांध दिए। उसने प्रियंका के मुंह पर भी कपड़ा बांध दिया ताकि वह तुरंत शोर न मचा सके। सुरेंद्र ने प्रियंका को उसी कमरे में एक कोने में डाल दिया और उसे हिदायत दी कि उसके जाने के कुछ देर बाद ही वह रोना और चिल्लाना शुरू करे। अपना काम खत्म करके और डकैती का पूरा दृश्य रचने के बाद
सुरेंद्र भाटी अंधेरे का फायदा उठाते हुए घर से फरार हो गया। सुरेंद्र के जाने के बाद कमरे में खौफनाक सन्नाटा छा गया। खून से लथपथ देवकृष्ण की लाश बिस्तर पर पड़ी थी और प्रियंका फर्श पर बंधी हुई थी। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद जब प्रियंका को यकीन हो गया कि हत्यारा काफी दूर निकल चुका होगा, उसने अपना नाटक शुरू किया। उसने जोर जोर से रोना और चीखना शुरू कर दिया। उसकी चीखें इतनी भयानक थी कि दूसरे कमरे में सो रही उसकी माँ और बहन की नींद टूट गई। वे घबराकर देवकृष्ण के कमरे की तरफ दौड़ी। कमरे का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में चारों तरफ खून ही खून बिखरा था। सामान इधर उधर पड़ा था और प्रियंका हाथ पैर बंधी हुई हालत में जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। देवकृष्ण की माँ अपने बेटे की लहूलुहान लाश देखकर दहाड़े मारकर रोने लगी। बहन ने कांपते हाथों से प्रियंका की रस्सियां खोली। रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी जाग गए और भागकर देवकृष्ण के घर पर पहुंचे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। हर कोई सन्न था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस शांत गांव में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। धार जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी मयंक अवस्थी को जैसे ही इस जघन्य हत्याकांड की खबर मिली, उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत एक्शन लिया। कुछ ही देर में उप विभागीय पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम और साइबर सेल की पूरी टीम घटना स्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने आते ही पूरे घर को सील कर दिया और लोगों की भीड़ को बाहर किया। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट सुराग तलाशने में जुट गए। इसी बीच प्रियंका अपने नाटक को और पुख्ता कर रही थी। वह मीडिया और पुलिस के सामने दहाड़े मार मार कर रो रही थी। ऐसा दिखा रही थी जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। जब पुलिस और पत्रकारों ने इससे पूछताछ की तो उसने एक बेहद मनगढ़ंत और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाई। रात को हम सब सो रहे थे, तभी अचानक से कुछ हथियारबंद बदमाश घर में घुस आए। उन्होंने सबसे पहले मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे दबोच लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब दे दो, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। उन्होंने मुझे घसीटा और जमीन पर पटक दिया। वे अलमारियां छानने लगे, लेकिन जब उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिला तो वे गुस्सा गए। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि मैं सब कुछ दे दूंगी, जो मेरे जेवर है सब ले जाओ, बस हमें छोड़ दो। मैंने अपने सारे जेवर और पैसे निकालकर उन्हें दे दिए, लेकिन जब मेरे पति ने विरोध करने की कोशिश की तो उन्होंने उन पर हथियार से हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। यह सब बोलते हुए प्रियंका बार बार बेहोश होने का नाटक कर रही थी। उसकी बातों में इतना दर्द और खौफ था कि पहली नजर में कोई भी उसकी कहानी पर यकीन कर लेता। लेकिन पुलिस की आंखें भावनाओं से नहीं, सबूतों से देखती हैं। एसपी मयंक अवस्थी और उनकी अनुभवी टीम को प्रियंका की कहानी में शुरू से ही कुछ झोल नजर आ रहे थे। सबसे पहला शक तो इसी बात पर हुआ कि बदमाशों ने घर में घुसने के लिए कोई दरवाजा या खिड़की नहीं तोड़ी थी। अगर बाहर से कोई डकैत आता है तो वह जबरन प्रवेश करता है, लेकिन यहाँ एंट्री बहुत आसानी से हुई थी। दूसरी बात, डॉग स्क्वाड जो खोजी कुत्ता लेकर आया था, वह घर से बाहर किसी दूर के रास्ते तक जाने के बजाय घर के ही इर्द गिर्द घूमकर रुक गया था, जिसका मतलब था कि हत्यारे का कोई सीधा सुराग बाहर की तरफ नहीं जा रहा था, या फिर अपराध की साजिश में घर का ही कोई व्यक्ति शामिल था। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ाया। प्रियंका ने बयान दिया था कि डकैत उसके सारे गहने, जिनकी कीमत करीब 3.5 लाख रुपए थी, लूट कर ले गए हैं। पुलिस ने सोचा कि अगर डकैती हुई है तो घर का चप्पा चप्पा छानना जरूरी है। पुलिस की एक टीम ने घर की बहुत बारीकी से तलाशी लेनी शुरू की। पलंग के नीचे, अनाज की कोठियों में, पुराने कपड़ों के बीच हर जगह खोजबीन की गई और यहीं प्रियंका का बुना हुआ झूठ ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। पुलिस को घर के ही एक छज्जे के ऊपर एक छिपा हुआ पोटला मिला। जब उस पोटले को खोला गया तो पुलिस के होश उड़ गए। उसमें वही सारे सोने और चांदी के जेवर मौजूद थे जिन्हें प्रियंका ने डकैतों द्वारा लूटे जाने का दावा किया था। यह बरामदगी पूरे केस का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि यह कोई डकैती नहीं है, बल्कि डकैती का सिर्फ एक नाटक रचा गया है ताकि हत्या के असली मकसद को छिपाया जा सके। लेकिन अब यह सवाल था कि अगर डकैत नहीं आए तो देवकृष्ण को किसने मारा और क्यों। शक की सुई सीधे तौर पर सबसे पहले उसी शख्स पर घूमी जो उस कमरे में मौजूद था, यानी कि प्रियंका पुरोहित। एसपी मयंक अवस्थी ने तुरंत साइबर सेल को आदेश दिया कि देवकृष्ण और प्रियंका दोनों के मोबाइल फोन जब्त किए जाएं और उनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाली जाएं। जब साइबर टीम ने प्रियंका के मोबाइल का डेटा रिकवर किया और उसकी सीडीआर खंगाली तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई।
प्रियंका के फोन से एक विशेष नंबर पर पिछले कई महीनों से लगातार बातें हो रही थी। वह नंबर कमलेश पुरोहित का था। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि हत्या वाली रात यानी 7 अप्रैल को भी हत्या से ठीक पहले और हत्या के तुरंत बाद प्रियंका और कमलेश के बीच कई बार फोन पर बातचीत हुई थी। रात के 2-3 बजे जब प्रियंका डकैतों के घर में होने का दावा कर रही थी, उस दौरान भी उसकी फोन लोकेशन और कमलेश की फोन लोकेशन के बीच संपर्क के सबूत मिल रहे थे। पुलिस ने तुरंत एक टीम भेजकर कमलेश पुरोहित को हिरासत में ले लिया। दूसरी तरफ महिला पुलिस कर्मियों की मदद से प्रियंका को थाने लाया गया। अब तक जो प्रियंका खुद को एक बेचारी पीड़ित दिखा रही थी, पुलिस स्टेशन पहुंचते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस के पूछताछ करने का तरीका बिल्कुल अलग था। शुरुआत में तो प्रियंका अपनी उसी डकैती वाली कहानी पर अड़ी रही और रो रो कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही, लेकिन पुलिस अधिकारी उसके हर झूठ को तोड़ने के लिए तैयार बैठे थे। जांच अधिकारी ने सबसे पहले उसके सामने वे सारे गहने लाकर रख दिए जो उसने छिपाए थे। गहनों को देखते ही प्रियंका हक्की बक्की रह गई। उसे समझ आ गया कि उसका सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया है। इसके बाद पुलिस ने उसके सामने कमलेश पुरोहित की कॉल डिटेल्स और चैट के प्रिंटआउट्स फेंक दिए। पुलिस ने उसे बताया कि कमलेश को हिरासत में ले लिया गया है और वह टूट रहा है। पुलिस ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि अगर उसने अभी भी सच नहीं बताया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। सबूतों के पहाड़ और पुलिस की मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति के आगे आखिरकार प्रियंका का धैर्य जवाब दे गया। वह फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन इस बार उसके आंसू नकली नहीं थे, बल्कि पकड़े जाने के खौफ के थे। उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करना शुरू कर दिया। प्रियंका ने पुलिस को बताया कि वह देवकृष्ण से नफरत करती थी। वह उसके सांवले रंग, उसके रहन सहन और उसके बोरिंग जिंदगी से परेशान हो चुकी थी। उसने अपनी सोशल मीडिया की लत और कमलेश के साथ अपने अवैध संबंध के बारे में सब कुछ उगल दिया। उसने विस्तार से बताया कि कैसे कमलेश ने उसे देवकृष्ण को रास्ते से हटाने का आइडिया दिया था। प्रियंका ने पुलिस को बताया कि उन्होंने इस हत्या को डकैती का रूप देने की योजना इसलिए बनाई थी ताकि किसी को उन पर शक न हो और वे दोनों देवकृष्ण की मौत के बाद उसकी संपत्ति लेकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। उसने भाड़े के कातिल सुरेंद्र भाटी के बारे में भी बताया। उसने बताया कि कैसे 1 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था, कैसे उसने रात को दरवाजा खुला छोड़ा और कैसे सुरेंद्र ने देवकृष्ण को मौत के घाट उतारा। उसने यह भी कबूल किया कि गहने लूटने की कहानी उसकी अपनी उपज थी ताकि पुलिस को डकैती की बात पर पूरा यकीन हो जाए और इसी वजह से उसने गहने घर में ही छिपा दिए थे। प्रियंका के बयान के आधार पर पुलिस ने कमलेश पुरोहित से भी सख्ती से पूछताछ की। कमलेश ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया और पूरी साजिश में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। पुलिस ने बिना कोई समय गवाए कमलेश पुरोहित और प्रियंका पुरोहित को हत्या, आपराधिक साजिश और पुलिस को गुमराह करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दोनों को हथकड़ी पहनाकर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि मुख्य कातिल सुरेंद्र भाटी, जिसने अपने हाथों से देवकृष्ण की जान ली थी, अभी भी फरार था। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन वह पुलिस के पहुंचने से पहले ही अंडरग्राउंड हो चुका था। एसपी मयंक अवस्थी ने मीडिया को संबोधित करते हुए पूरे केस का खुलासा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई डकैती नहीं थी, बल्कि एक पत्नी द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची गई अपने ही पति की खौफनाक हत्या की साजिश थी। जब इस पूरे हत्याकांड का सच गोंडी खेड़ा चारण गांव और देवकृष्ण के परिवार वालों को पता चला तो पूरे इलाके में मातम और आक्रोश फैल गया। देवकृष्ण की बूढ़ी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वह उस बहू को कोस रही थी जिसे वह अपने घर की लक्ष्मी समझती थी, लेकिन जो असल में उनके घर को बर्बाद करने वाली नागिन निकली। गांव वाले इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि जो प्रियंका कुछ घंटों पहले तक टीवी कैमरों और लोगों के सामने अपने पति की मौत पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी, वह खुद ही अपने सुहाग की कातिल निकलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप अपने विचार इस कहानी को लेकर हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।